स्वागत आप सभी का अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात गरियाबंद की करेंगे, जहां पर एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और एनकाउंटर जारी है। गरियाबंद में डिग्गी पहाड़ी जो है वहां पर एनकाउंटर हुआ, जिसमें 14 नक्सली जो मारे गए उनके शवों को रायपुर ले आया गया है। हालांकि नक्सली जो मारे गए हैं उनकी संख्या अधिक हो सकती है। ये तो अभी 14 शव ही बरामद किए गए हैं और इन शवों को रायपुर लाया गया है। अब इनका पोस्टमार्टम होगा। 22 डॉक्टर्स नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम करेंगे। सुबह 5 बजे नक्सलियों के शव रायपुर लाए गए हैं, जिसमें 6 महिला नक्सलियों के शव भी शामिल हैं। कोल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी पहाड़ी पर अब भी ऑपरेशन चल रहा है और 2025 का यह सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन है। बता दें कि 19 जनवरी से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। मुठभेड़ जो जहां पर हुई है, जहां से ये शव बरामद किए हैं, वहीं से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं और दूसरी सामग्री बरामद की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हथियार मिले हैं, इसमें काफी ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मारे गए नक्सलियों के 100 को रायपुर मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। लगभग 14 शव हैं जिनका पोस्टमार्टम होना है। सुबह 5 बजे गरियाबंद से नक्सलियों को 100 को यहां पर लाया गया और मरचुरू में रखा गया है। बता दें कि जो नक्सलियों के 100 का पोस्टमार्टम है, करीब 22 से 25 डॉक्टर करेंगे। ऐसे में रायपुर मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के डॉक्टर मिलकर ये पीएम करेंगे और लगभग 8 से 10 घंटे इस पीएम को लग सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या है नक्सलियों की और पूरी रिपोर्ट जो है वो प्रशासन को जाएगी, पुलिस विभाग को जाएगी। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तमाम जो डॉक्टर हैं वो पीएम के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आकाश, 6 महिलाएं और 8 पुरुष नक्सली इसमें ढेर कर दिए गए। इनकी पहचान क्या कुछ हुई है, इसके बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर में गरियाबंद के समीप जो लगातार मुठभेड़ चल रहा है उसमें मारे गए नक्सली हैं 14 नक्सली, जिनके 100 को जो है रायपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया। गरियाबंद में कल रखा गया था, इकट्ठे किए गए। उसके बाद व्यवस्था वहां पर ना होने की वजह से रायपुर मेडिकल कॉलेज यहां पर सुबह 5 बजे लाकर मरचुरी में रखा गया था। अब बड़ी संख्या है, कंटिन्यू इनका पोस्टमार्टम करना है। ऐसे में रायपुर मेडिकल कॉलेज में उतने डॉक्टर नहीं है, तो सीएमएचओ से, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग से डॉक्टर की मांग की गई थी, तो सुबह से ही वो प्रक्रिया चल रही थी। अब डॉक्टर एक एक करके पहुंचने शुरू हो गए और अंदर में वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लगभग ये 7 से 8 घंटे चल सकते हैं, दिन भर ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा ये भी रिपोर्ट देखना होगा कि इसमें ये भी आकलन किया जा रहा है कि कितने हथियार बरामद हुए। और बता दें कि लगातार जो है 50 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं वहां पर नक्सल मोर्चे पर कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अभी भी वहां पर 700 से अधिक जवान डटे हुए हैं। हो सकता है कि संख्या इसमें और भी बढ़ सकती है नक्सलियों के मारे जाने की, जिसकी पुष्टि जो है वो जो है जवानों के माध्यम से ही, प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से किया जाएगा। तब तक कि अभी जो है मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी, इन लोगों के, इन मारे गए नक्सलियों के बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अभी मारे गए नक्सलियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है पूरा, क्योंकि कई लोगों के नाम नहीं मिले हैं और जिनके नाम मिले हैं वो किस कमांडिंग साइट से हैं उसको भी देखा जा रहा है। कहीं उनका जो ताल्लुक है बस्तर में जो नक्सली घटनाएं हुई उसमें तो नहीं है। तो ये जांच का विषय है और पुलिस इस पर जांच भी कर रही है। जी धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। नक्सलियों के मांद कहे जाने वाले कोराकुट्टा में फोर्स का कैंप लगते ही 25 सालों से बंद पड़े रास्ते भी खुलने लगे हैं। बीजापुर से तर्रेम होकर पामेड़ जाने वाले रास्ते को फिर से बहाल किया गया है। फिलहाल इस रास्ते पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। इस रास्ते के खुलने से अब लोगों को पामेड़ पहुंचने के लिए तेलंगाना होकर नहीं जाना होगा। इसके साथ ही 100 किलोमीटर का फासला भी बच जाएगा, कम हो जाएगा। 25 साल के बाद यह सड़क नक्सलियों के चंगुल से आजाद हुई है। कोराकुट्टा इलाका नक्सलियों के पीएलजीए का कोर क्षेत्र कहलाता था। लोगों को तेलंगाना के चेरला होकर पामेड़ तक जाना पड़ता था। छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर
पामेड़ पर जवानों से लेकर राशन तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता था। अरे गुरुदेव में माओवाद के खात्मे के लिए जिस तेजी से सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित हो रहे हैं, उसी तेजी से सड़कों का जाल भी बिछ रहा है। इस वक्त कोंडापल्ली पामेड़ मार्ग पर ही मैं मौजूद हूँ और ये सड़क मेरे पीछे देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है और सुरक्षा के साये में, कड़ी सुरक्षा के साये में सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है। आपको बता दूं कि बस्तर में बीआरओ की एंट्री भी हो चुकी है। लंबे समय बाद यहाँ बीआरओ भी पहुंची हुई है। लगभग 6 सड़कों का निर्माण कार्य बीआरओ के मार्फत कराया जाना है। लेकिन अभी जो कोरगट्टा कैंप से हम निकले हैं और यहाँ जो पामेड़ को जोड़ती सड़क का काम जो चल रहा है, इसे बीजापुर की पुलिस का काम करवा रही है और पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, काफी डेंस फॉरेस्ट इलाका है और नक्सलियों का बड़ा आधार इलाका रहा है। कितनी चुनौती देख रहे हैं इस सड़क को बनाने में? जैसे पहले मैं बता दूं कि जो पामेड़ से बीजापुर की दूरी थी तो हमको तेलंगाना होकर जाना पड़ता था, वो 250 किलोमीटर की थी। अब इस सड़क के खुल जाने से इसकी दूरी महज 95 किलोमीटर रह जाएगी। तो समझ सकते हैं कि मतलब प्रशासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं अब आसानी से पहुंच सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधा हो गई, पेयजल सुविधा हो गई, बिजली हो गई, अब सड़क तो बन रही है, स्कूल यहाँ पर खुलेंगे, तो इस प्रकार के शासन की जितनी तमाम योजनाएं सब वहाँ पर पहुंचेंगी। तो पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो रोड निर्माण काम होता है और रोड निर्माण करने के लिए सबसे पहले जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है। हमको रात से ही निकलना पड़ता है, आरओपी लगानी पड़ती है, उसके लिए प्रॉपर बीडीएस टीम उसको चेक करती है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कई बार ऐसे हो जाते हैं कि आईडी लगने से जवानों को जान माल की हानि उठानी पड़ी। अब मेरे पीछे देख सकते हैं प्रशासन की गाड़ियां भी पहुंचने लगी है, तो ये आप समझ सकते हैं कि नक्सल जो गढ़ कहलाता था, इस इलाके की तस्वीर कितनी तेजी से बदल रही है और सड़कों का जो जाल है कितनी तेजी से यहाँ फैल रहा है। इसके लिए तारीफ करनी होगी यहाँ के पुलिस बल के जवानों के, उनके अधिकारियों की, जो दिन रात यहाँ न सिर्फ नक्सलियों से मोर्चा ले रहे बल्कि विकास कार्यों में भी अपनी समुचित भागीदारी निभा रहे हैं। अंबिकापुर में युवक के अपहरण से सनसनी फैल गई है। एमजी रोड बुधवारी बाजार के पास से एक युवक को अगवा कर लिया गया। ये युवक दरिमा इलाके का रहने वाला है और अपने दोस्त काबिल अंसारी के साथ किसी काम से यह अंबिकापुर आया हुआ था। बुधवारी बाजार के पास से बदमाशों ने युवक को अगवा कर लिया। बदमाशों ने परिजनों से 1.5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। अपहरण के बाद से युवक का दोस्त काबिल अंसारी भी लापता बताया जा रहा है। श्रवण महंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर उनसे अपडेट लेते हैं कि क्या खबर का अपडेट है। श्रवण, बताइए। देखिए, ये जो युवक है जिसका नाम जुनैद मरादी है, वो अपने दोस्त के साथ जहाँ पर अंबिकापुर आया हुआ था और एमजी रोड जहाँ पर बाजार है, बुधवारी बाजार है, वहां से ये रहस्यमय ढंग से लापता हो जाता है और उसके घर में देर रात फोन आता है कि आपके जो आदमी हैं, युवक हैं, उनको अपहरण कर लिया गया है और उनके लिए छुड़ाने के लिए 1.5 लाख रुपए की फिरौती की अज्ञात आरोपियों ने जो है मांग की थी। और आनंद फानन में जो पीड़ित पक्ष है वो उसने 35,000 करीबन के रुपए फोन पे के माध्यम से दे भी दिया, लेकिन इसके बाद भी वो युवक को नहीं छेड़े, जिसके बाद से परेशान होकर उन्होंने गांधीनगर थाना में आकर पूरे मामले की शिकायत की है। क्योंकि गरिमा इलाके के रहने वाले हैं और घटना अंबिकापुर का था, तो इसके बाद से ही पुलिस में हड़कंप मच गया और इसके लोकेशन ट्रेस किया गया तो ये पता चला कि ये जो युवक है वो मध्य प्रदेश के सतना में इसका माफ कीजिएगा सागर में इसका लोकेशन मिला और इसके बाद जो है पुलिस यहाँ से रवाना हो गई। ये भी पता चला है कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हो सकता है कि आज शाम तक खुलासा करें कि आखिर में इस अपहरण के पीछे की वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आया है उसके बाद से ही जो पुलिस में हड़कंप मच गया और परिजन युवक जिसे अगवा किया गया था उसकी स्थिति कैसी है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है? क्या है कि उस आरोपियों को पकड़ लिया गया है और बाकी पुलिस अभी जानकारी देने से बच रही है। उनका कहना है कि शाम तक जब यहाँ तक जो टीम है वो वापस लौटेगी, इसके बाद जो है आगे खुलासा किया जाएगा। लेकिन एक बात है इसमें, एक चीज और भी है कि जो युवक उसका दोस्त है काबिल अंसारी, वो भी लापता है और उसके परिजन है वो थाने में सूचना नहीं की है। तो पूरा जो मामला है वो गोलमोल नजर आ रहा है, संदिग्ध नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए।
पेंड्रा से खबर आपको बताते हैं, रिहायशी इलाके में बाघिन की मूवमेंट देखी गई है और इसकी वजह से दहशत में लोग हैं। पर्यटन स्थल ज्वालेश्वर में सड़कों पर बाघिन यानी कि टाइग्रेस नजर आई है। राहगीरों ने इसका वीडियो भी बना लिया है और बीते 4 दिनों से गौरेला के ज्वालेश्वर क्षेत्र में ये टाइग्रेस घूम रही है। वन विभाग लगातार इसकी निगरानी की बात कहता नजर आ रहा है। सुबीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेंड्रा से। सुबीर, वन विभाग कह रहा है कि हम निगरानी कर रहे हैं, इसका मूवमेंट लगातार बना हुआ है, क्या किया जा रहा है आगे? जी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का जो ज्वालेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ लगभग 4 दिनों से एक मादा जो बाघिन है वो डेरा जमा हुआ और जो आने जाने वाले जो राहगीर हैं वो बाघिन का सामना उनसे हो रहा है, जिसके बाद जो राहगीर हैं वो बाघिन की वीडियो बनाकर वायरल भी कर रहे हैं। वहीं बाघिन की मौजूदगी को लेकर जो आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं वन विभाग लगातार जो मादा बाघिन है उसकी निगरानी कर रहा है। ज्वालेश्वर और अमरेश्वर मंदिर व सड़क मार्ग में आवागमन करने वाले पर्यटक और जो श्रद्धालु हैं, वहां आसपास के ग्रामीण लोग जो दहशतजदा है उनको अलर्ट भी कर रहा है। वहीं अमरकंटक ज्वालेश्वर में रोजाना जो है सैकड़ों की संख्या में पर्यटक श्रद्धालु पहुंचते और जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सीमावर्ती इलाके में बसे प्राकृतिक और धार्मिक क्षेत्र में जो है ये बाघिन जो 4 दिनों से विचरण कर रहे हैं, इसलिए वन विभाग की तरफ से विशेष सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। जी तो विभाग अपील कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और कांकेर की बात करते हैं, जहां पर स्कूटी में खड़े खड़े पूरी स्कूटी जो है आग का गोला बन गई और जलकर स्वाहा हो गई। स्कूटी आग का गोला कैसे बनी, तस्वीरें आप देखिए। सदर बाजार का मामला है। स्कूटी में अचानक से आग लग जाती है। हालांकि जिस वक्त आग लगने की घटना सामने आई उस वक्त सारी दुकानें और बाजार जो है वो बंद हो चुका था, लेकिन देख सकते हैं कि सड़क के दूसरी तरफ लोग इकट्ठा हो गए, खड़े हो गए। लग रहा था कि कहीं उसकी पेट्रोल की टंकी में ब्लास्ट ना हो जाए, आग लगने के कारण पता नहीं चल पाए। बलरामपुर की बात करेंगे, जहां पर चोरों का कोहराम है और लोग हैरान परेशान हैं। एक ही रात में चोरों ने 2 दुकानों पर धावा बोला है और चोरों के घुसने का सीसीटीवी फुटेज भी, दुकान में जो दाखिल हुए थे उसका फुटेज भी अब सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब चोरों की पहचान करने की कोशिश में लगी है। रामानुजगंज थाना इलाके में चोरी की वारदात से लोग दहशत में बने हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ है, शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर की बात करें तो कवासी लखमा के बेटे को अब ईडी ने तलब कर लिया है। हरीश लखमा और ठेकेदार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज हरीश लखमा से पूछताछ की जा सकती है। शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कवासी लखमा के बेटे को भी अब ईडी ने तलब कर लिया है। हरीश लखमा इनका नाम है। इसके अलावा ठेकेदार जो है उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और माना जा रहा है कि आज हरीश लखमा से ईडी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि इसके पहले उनके पिता कवासी लखमा जो हैं उनसे भी पूछताछ की गई थी। उनको फिर बाद में कई दौर की पूछताछ और छानबीन जो हुई, उसके बाद 15 तारीख को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी के द्वारा रिमांड पर भी भेजा गया था स्पेशल कोर्ट के द्वारा और उसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर कल भेज दिया गया है। इधर हरीश लखमा से भी पूछताछ हो सकती है आज। तनु हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उनसे जानकारी लेते हैं इस खबर पर। तनु, क्या आज पूछताछ हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और बीते दिनों ही कवासी लखमा को जो है कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और जिसके बाद आज कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा और ठेकेदार को भी ईडी ने जो है तलब किया है और आज इनसे पूछताछ की जा सकती है। कहा जा रहा है कि करीब 11 बजे के आसपास कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा से ईडी जो है वो पूछताछ कर सकती है और इससे पहले भी हरीश लखमा से ईडी ने जो है पूछताछ की थी और इस दौरान हरीश लखमा के चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा ईडी ने जो है मांगा था। इसके साथ ही शराब घोटाले से जुड़े कई अहम सवाल भी उनसे जो है पूछे गए थे और इससे पहले भी पिछले 2 साल से ईडी जो है शराब घोटाले मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और कई अधिकारी अभी भी जो है वो जेल के अंदर है। मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, इसके साथ ही एपी त्रिपाठी भी जो है इस पूरे मामले में जेल के अंदर है और इसके बाद जिस तरह से ईडी की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि आगे अभी और भी कई अधिकारी और जो राजनेता है वो ईडी के रडार पर है और जैसे ईडी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए तनु।
छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। महापौर प्रत्याशियों के लिए बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है और बीजेपी चुनाव समिति ही महापौर प्रत्याशियों के चयन का काम करने वाली है, उनका फैसला करने वाली है। बता दें कि 24 जनवरी को प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होंगे। संभागीय समिति और प्रदेश समिति के अनुमोदन के बाद चयन होगा। बीजेपी चुनाव समिति प्रत्याशियों पर अंतिम फैसला करेगी कहा जा रहा है और 25 जनवरी तक नगरपालिका और पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशियों पर फैसला कर लिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक 24 तारीख को बुलाई गई है। महापौर प्रत्याशियों के लिए ये बैठक होनी है और बीजेपी चुनाव समिति ही महापौर प्रत्याशियों का फैसला करने वाली है। 24 जनवरी को प्रदेश दफ्तर में ये बैठक बुलाई गई है। 2 दिनों बाद ये बैठक होनी है और जाहिर सी बात है कि इस बीच दावेदार पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। माना ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि संभागीय समिति जो बनाई गई है या प्रदेश समिति जो है, इसके अनुमोदन के बाद ही इनका चयन होगा। बीजेपी चुनाव समिति प्रत्याशियों पर अंतिम फैसला करेगी और 25 जनवरी तक नगरपालिका और पंचायत अध्यक्ष जो हैं, इनके प्रत्याशियों पर फैसला कर लिया जाएगा। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आकाश, 2 दिनों बाद बड़ी बैठक होनी है। जाहिर सी बात है कि दावेदार जितने भी होंगे उनकी धड़कनें तेज होंगी और अपने अपने दावे और मजबूत करने के लिए प्रयासरत नजर आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, नामांकन की प्रक्रिया जो है महापौर के लिए वो शुरू हो चुकी है और दावेदारी भी लगातार सामने आ रही है। पार्टी के सामने अब चुनौती है कि 2-3 दिन में वो नाम का ऐलान करना है। ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें तो बड़ी बैठक जो है वो 25 तारीख को होने वाली है। उस समय प्रभारी नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अब जो 10 निकाय में चुनाव होना है, महापौर प्रत्याशी को चुनना बड़ी बात है। उसके लिए संगठन ने पहले सर्वे कराया है, उसकी सर्वे रिपोर्ट संगठन के पास पहुंच चुकी है। 3 से 5 नामों के बीच फैसला होना है कि आखिर कौन महापौर के दावेदार होना है। तो ऐसे में संगठन स्तर पे अभी से ही मंथन शुरू हो गया। हर दिन किसी न किसी बैठक के माध्यम से हर एक निकाय को लेकर संगठन की पैनी नजर है और उस पर चर्चा चल रही है कि किसे देना है। आरक्षण की प्रक्रिया भी हो गई है। तो निश्चित तौर पर इस बार जिस तरीके से संगठन का पहले लगातार बयान आता रहा है कि आरक्षण के आधार पे ही प्रत्याशियों का चयन होगा। नए चेहरे हो सकते हैं, पुराने चेहरे हो सकते हैं, अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्यक्ष तौर पर इस बार महापौर का चुनाव होना है। तो ऐसे में चुनौती भी है। तो 25 तारीख को बड़ी बैठक है, उसमें मुहर लग जाएगा कि आखिर किसे देना है। बात अगर रायपुर की करें तो हॉट सीट है, रायपुर की नजर सब पर है। यहां पर अभी एजाज ढेबर जो है वो महापौर थे, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना गया था महापौर, लेकिन इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जाना है। महिला और अनारक्षित सीट यहां पर है। तो महिलाओं के कई दावेदार रायपुर में सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का नाम अगर करे, सरिता दुबे का नाम करे, ममता अग्रवाल नाम ले या फिर लक्ष्मी वर्मा, ऐसे कई नाम है फहरिस्त में जिस पर संगठन लगातार चर्चा कर रहा है कि आखिर किसे जो है महापौर प्रत्याशी बनाना है। तो बैठक में ये साफ हो जाएगा कि संगठन आखिर किस पर मुहर लगाती है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अब बैठक होने वाली है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इधर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। रामविचार नेताम को रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो बिलासपुर की कमान अरुण साव संभालती नजर आएंगे। इसके अलावा दुर्ग की बात करें तो विजय शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है और कोरबा लखनलाल देवांगन देखेंगे। अंबिकापुर की बात करें तो यहाँ पर अगर निगम की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लक्ष्मी राजवाड़े को मिली है। चिरमिरी की बात करें तो श्यामबेर जायसवाल यहाँ पर देखेंगे। धमतरी की बात करें तो टंकराम वर्मा और राजनांदगांव यहाँ पर दयाल दास वकील को जिम्मेदारी मिली है और ओपी चौधरी रायगढ़ जहाँ से वे आते हैं उसकी जिम्मेदारी देखेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल करना है। इसकी तारीख तय है कि 28 जनवरी है। अब ऐसे में 25 तारीख तक कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी तय हो जाएंगे।
रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग अफसर को प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र जमा कर पाएंगे। निकायों के लिए 11 फरवरी को मतदान है और 15 फरवरी को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं धमतरी में लाखों रुपए की ठगी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। 52,50,000 रुपए की ठगी करने का आरोप इस पर है और पैसों की बारिश करवाने का झांसा दिया ये करता था। इतना प्रॉफिट होगा कि पैसों की बारिश होगी, ऐसा झांसा लोगों को देता और लोगों से ठगी करता। लाखों रुपए की ठगी की गई। यूपीआई से पैसों का ट्रांजैक्शन कराया और अक्षय शर्मा इसका नाम है, जो कि हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है। कुरूद थाना पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। और आइए अपने नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।